हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 से जो भी इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप लोग भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं और उसमें समझ नहीं आता है, आपको समझने में कोई दिक्कतें होती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो चीज़ आप नहीं समझ पाते वो जरूर समझ पाइएगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जब निकालिएगा तो उसमें आपको यूरोप में राष्ट्रवाद मिलेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के जो पहले प्रश्न हैं वो बोलते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को स्थापित करता है। मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को स्थापित करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ये पहला प्रश्न है, यानी आपको एकजुटता कराना ही, आपको सम्मिलित रूप से एक साथ कराना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरा प्रश्न था कि मेजनी कौन था। आप लोग भी अगर बुक को अध्ययन किए होंगे तो मेजनी के बारे में जानते होंगे। तो मेजनी जो थे वो इटली के साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। एक होता है कि अयोग्य होना, मतलब उसके लायक नहीं होना, लेकिन मेजनी में ऐसा नहीं था। ये जो थे योग्य सेनापति थे। और साथ ही साथ इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। तो आपको इसी के साथ लिख देना है कि मेजनी जो थे वो इटली के साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। ठीक। और जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों का था कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की कई बाधाएं थी, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। जर्मनी जो है आधुनिक युग आते आते कई टुकड़ों में बंट चुका था। आधुनिक युग आते आते जर्मनी जो है कई टुकड़ों में बंट चुका था, जिसके कारण वहाँ पर एकीकरण करना बहुत ही कठिन हो गया था। उसके बाद जर्मनी में जो था धार्मिक और राजनीतिक विषमताएं मौजूद थे, यानी उसमें सभी में एक मेल नहीं था, सभी में एक जुटता नहीं थी, जिसके कारण ये जर्मनी का एकीकरण करना भी बहुत ही कठिन था। और तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो मेटरनिक जो था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उनकी एक दमनकारी नीति थी, जिनके कारण जर्मनी का एकीकरण भी सही से संभव नहीं हो पाया। और चौथा कारण ये था कि पर्सा एक राज्य था जो कि जर्मनी पर से अपना अधिकार हटाना नहीं चाहता था। इन सभी कारणों के कारण ही जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत ही बाधाएं थी, यानी उसको बहुत ही दिक्कतें झेलना पड़ा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग के बारे में, या मेटरनिक युग क्या है। तो देखिए, मेटरनिक के पहले बारे में समझ लेते हैं। तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिन्होंने 1815 ईस्वी में एक वियना सम्मेलन हुआ था, उसकी मेजबानी की थी। और 1815 ईस्वी में मेजबानी के फलस्वरूप ही नेपोलियन के शासन का अंत भी कर दिया। और नेपोलियन के शासन के अंत के बाद 1815 से लेकर 1848 तक वहाँ वो शासक पर बैठे रहे, यानी वहाँ पर वो शासन करते रहे। तभी इतिहासकारों ने इस युग को मेटरनिक युग कहा। कब से कब तक? तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के इस युग को ही इतिहासकारों ने मेटरनिक युग कहा। तो आई होप आप लोग इस टाइप के लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी था वो समझ पाए होंगे। इसका अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो मैं ये ऐसे ही ट्रायल के लिए आपको ही बनाया हूँ, ताकि अगर आप लोगों को इसी ढंग का और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसका प्रॉपर वीडियो आपको बना दूंगा। और चाहे वो हिस्ट्री के सभी चैप्टर का हो या आप लोग अन्य विषय का भी हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों को इस बार जो क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।